हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस की हैं और आज हम उससे आगे कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आइस है हमारे पास 50 ग्राम और कोई लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है वो नहीं पता है और उसका टेम्परेचर हमें दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड। तो आइस मेल्ट होगी और उसके बाद ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हो सकता है बढ़े। तो पूछा जा रहा है कि कितना टेम्परेचर हमको फाइनली मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और उसका मास भी दिया हुआ है दैट इज 300 ग्राम। तो मान लेते हैं उसका मास m1 ले लेते हैं, मास ऑफ लिक्विड दैट इज m1 दैट इज 300 ग्राम, उसको मैं ले लेता हूँ 300 ग्राम। उसके अलावा मास ऑफ आइस को मैं ले लेता हूँ m2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 ग्राम और हमको साथ में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है दैट इज T1, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वो है 30 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ हमको दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ आइस दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और क्या हमको दिया हुआ है, देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको मैं C2 से डिनोट करूंगा क्योंकि वाटर को मैं 2 से डिनोट कर रहा हूं और साथ में उस पर्टिकुलर लिक्विड की भी दी है दैट इज 2.65। तो उसको मैं C1 से डिनोट करूंगा, C1 इज इक्वल टू 2.65 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और उसी तरीके से हमको C2 भी दिया हुआ है। C2 किसके लिए है, वाटर के लिए हम यूज कर रहे हैं, 2 जो टर्म है वो वाटर के लिए यूज कर रहे हैं या आइस के लिए यूज कर रहे हैं। तो C2 कितना है दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। साथ में हमको एक और चीज दी है दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, तो दैट इज 336 जूल पर ग्राम। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जो आपका ये लिक्विड है वो जितनी हीट लूज करेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय लिक्विड, हीट लॉस्ट बाय लिक्विड। वो कौन गेन करेगा, हीट लॉस्ट बाय लिक्विड इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। जो आइस होगी वो कितनी हीट गेन करेगा, तो हीट गेन्ड बाय आइस, जितनी भी हीट गेन आइस करेगा उतनी हीट लिक्विड लूज करेगा। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखते हैं तो यहाँ पे लिक्विड कितनी हीट लूज करेगा, तो हीट आपको पता है कितनी हीट गेन या लूज करता है कोई भी सब्सटेंस, दैट इज mc डेल्टा टी। तो मैं लिख लेता हूँ m1 इंटू C1 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर, जो है फाइनल टेम्परेचर ही पूछा जा रहा है उसको T मान लेते हैं हम, वही हमको पूछा जा रहा है। तो T1 माइनस T मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। अब देखिए आइस हीट गेन कैसे करेगा, तो पहले तो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के लिए जो हीट गेन करेगा उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है ml। और मेल्ट होने के बाद भी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे m2 है, m2 प्लस हीट गेन करने के बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो और हीट गेन करेगा और वो कितनी होगी दैट इज m2 इंटू C2 इंटू डेल्टा टी, यानी कि फाइनल टेम्परेचर T है, T माइनस T2 उसका इनिशियल टेम्परेचर था। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मास जो है वो सब कुछ आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं। मास जो था लिक्विड का वो 300 ग्राम था इंटू C1 की जो वैल्यू दी है दैट इज 4.2 इंटू T1 जो आपको दिया हुआ है, T1 कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री सेल्सियस माइनस T आपको यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू m2, मास ऑफ आइस जो है 50 ग्राम है इंटू L वो दिया हुआ है 336 प्लस 50 इंटू C2 किसका है, वाटर का है, दैट इज 4.2 इंटू एक और चीज आपको दी है यहाँ पे दैट इज T2। तो T माइनस T2 इनिशियल टेम्परेचर कितना रहा होगा वाटर का, जब आइस मेल्ट हुई होगी तो उस समय वाटर का जो टेम्परेचर हुआ होगा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करना इसको काफी इजी है, सिंपल है। तो 300 इंटू 4.2 इंटू 30, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 300 इंटू 4.2, ये होता है हमारे पास 7
795 इंटू 30, तो दैट इज इक्वल टू, ये लगभग आ रहा है 23850 माइनस ये 795 था तो 795 टी यहाँ पे आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए 50 इंटू 336, तो 50 इंटू 336 होता है 16800 प्लस यहाँ पे देखिए 50 इंटू 4.2 दैट इज 210, तो ये हो जाएगा 210 टी। तो टी वाली टर्म्स हम एक तरफ करते हैं, इसको उधर जाके भेजेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 795 प्लस 210 ये हमारे पास हो जाएगा 1005। कितना हो जाएगा 1005 टी इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 23,850 माइनस 16,800, इसको माइनस कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 7050। तो यहां से आप फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे, तो T इज इक्वल टू, T कितना आ रहा है हमारे पास 7050 अपॉन, ये हो रहा है हमारे पास 7050 बाई 1005, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो होगा 7 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है हॉट वाटर का, उसको हम m1 ले लेते हैं, तो m1 इक्वल टू 200 ग्राम है, और जो टेम्परेचर है उसका T1 वो 80 डिग्री सेल्सियस है। उसके अलावा जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर का मास जो है उसको m2 मान लेते हैं, तो m2 कितना है 300 ग्राम, और कोल्ड वाटर को जो टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है, दैट इज C इज इक्वल टू 4200 जूल, तो दैट इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और साथ में हमको क्या कैलकुलेट करना है, कंसिडर द हीट टेकन बाय द कंटेनर नेग्लिजिबल, तो हमको क्या पता करना है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, यानी कि T पता करना है कि T क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हीट कौन गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है आपका कोल्ड वाटर, और हीट कौन लूज कर रहा है हॉट वाटर। तो वहीं पे हम यही सेम चीज लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, कौन लूज कर रहा है हॉट वाटर, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। और अब हम सेम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करके हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, तो हीट लॉस कितनी होगी दैट इज mc डेल्टा टी, तो मास कितना है m1 इंटू सी कितना है, यहाँ पे हम C को C ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों के लिए C सेम है। डेल्टा टी कितना आ जाएगा T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T है, दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड वाटर। तो हीट कितनी गेन करेगा कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, दैट इज m2 C दोनों के लिए सेम होगा, तो m2 इंटू C इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा दैट इज T माइनस T2। अब हमको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए m1 कितना दिया हमको, यहाँ पे m1 दिया हुआ है 200 ग्राम, तो 200 इंटू 4200 C की वैल्यू हमको दी हुई है। T1 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए T1 कहाँ है, T1 है हमारे पास, जो वैल्यू है T1 की वो है 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस T इज इक्वल टू m2 भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे m2 दिया हुआ है 300 ग्राम, तो 300 इंटू C कितना है हमारे पास, C दिया हुआ है हमारे पास 4200। वैसे यहाँ पे C नहीं भी दिया होता तो भी आप इजिली कैलकुलेट कर लेते, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे T माइनस T2 कितना हमारे पास 10, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 4200। और ध्यान रखिए यहाँ पे क्योंकि ये केजी में है, ये केजी में देखे ये किस में दिया हुआ है आपको, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में, और मास जो है वो ग्राम में दिया है, तो इसको आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे भी इसको भी मैं 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, आपके जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरोस को कैंसिल कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ से अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए तो 20 इंटू 42 ये होता है हमारे पास 840, तो 840 इंटू 80 माइनस टी इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 कितना होता है दैट इज 126, तो 30 है यहाँ पे 1260 हो जाएगा T माइनस 10, और अब आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो कितना हो जाएगा 840 इंटू 80 दैट इज 67200
माइनस 840 टी इज इक्वल टू, ये हो जा रहा है हमारे पास 1260 टी माइनस 12600। और अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो टी वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उनको। तो ये कितना हो रहा है, 840 को इधर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2100 टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, आप माइनस करोगे किससे, 67200, ये ऐड हो जाएगा प्लस 12600, तो ये आ रहा है हमारे पास 79800, 79800। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 79800 डिवाइडेड बाय 2100। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना हो जा रहा है, टी इज इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जैक्ट हमारे पास है 38 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा मिक्सचर का, 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज प्रेजेंट इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम. Calculate the mass of ice required to bring down the temperature of the vessel and its content to 5 degrees Celsius. Specific heat of fusion of ice is equal to, ये दिया हुआ है आपको 336 into 10⁻³ जूल पर केजी, और सारी चीजें हमको दी हुई है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर वेसल की भी दी हुई है और वाटर की भी हमको दी हुई है। तो हम यहाँ पे एक एक चीज को नोटिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मास है हमारे पास वाटर का, उसको हम m1 से डिनोट कर लेते हैं। तो m1 इज इक्वल टू हमारे पास है 250 ग्राम, करेक्ट। उसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। हमको क्या पूछा गया, मास ऑफ जो हमको आइस है वो कितना चाहिए होगा, तो m2 मान लेते हैं। m2 इज इक्वल टू नहीं पता है हमको, और T2 वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा, खैर। और साथ में क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर, यानी कि टी जो चाहिए हमको, टी कितना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ध्यान रखिए। अब इसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, मास भी दिया हुआ है किसका, जो कैलोरी मीटर है हमारे पास, कॉपर वेसल का मास दिया हुआ है, उसको हम एम से डिनोट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू 50 ग्राम, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और साथ में हमको क्या दिया हुआ है, जो C दिया हुआ है, यानी कि C1 से डिनोट कर लेते हैं। चलिए इसको C1, जो इसके लिए वाटर के लिए, तो वाटर के लिए कितना मान लेते हैं हम, 4200, ये दिया हुआ एक्चुअली जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और C2 किसके लिए ले रहे हैं, कॉपर वेसल के लिए। कॉपर वेसल के लिए कितना दिया हुआ है, दैट इज 400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये सब हमको दिया हुआ है, और अब हमको सिर्फ क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करना है। तो यहाँ पे हीट कौन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हीट लॉस्ट बाय, हीट लूज कौन कर रहा है, वाटर। और क्योंकि वाटर जिस वेसल में दिया हुआ कॉपर वेसल, वो भी तो हीट लूज करेगा, तो वाटर प्लस कॉपर वेसल, ध्यान रखिए, वाटर प्लस कॉपर वेसल दोनों हीट लूज कर रहे हैं। तो हीट लॉस बाय वाटर प्लस कॉपर वेसल इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, क्योंकि जितनी हीट लूज होगी उतनी ही गेन भी होगी, हीट गेन्ड बाय, और हीट गेन कौन करेगा, यहाँ पे हीट गेन करेगी आइस। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पे देखिए वाटर कितनी हीट लूज करेगा, तो चलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा mc डेल्टा टी, यानी कि m1 इंटू C1, इसको 1 से डिनोट किया मैंने, और डेल्टा टी यानी कि T1 माइनस टी इज इक्वल टू, कॉपर वेसल कितनी हीट गेन करेगा, उसका मास है m, उसके लिए जो C लिया मैंने C2 लिया हुआ है, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, उसका इनिशियल टेम्परेचर भी उतना ही होगा जितना वाटर का था, T1 माइनस टी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। अब आइस कितनी हीट गेन करेगा, दैट इज इक्वल टू मेल्ट होने के लिए जितनी हीट चाहिए, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, तो उसका फॉर्मूला होता है ml, और आइस का जो मास लिया मैंने m2 लिया, तो m2l हो जाएगा। प्लस अब जब आइस मेल्ट हो जाएगी और वाटर बन जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, दैट इज mc डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा m2 इंटू C जो लिया वो C2 लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे C1 लिया था वाटर के लिए, C2 तो कॉपर वेसल के लिए लिया है, तो ये गलती मत करना, यहाँ पे C1 इंटू डेल्टा टी कितना है, दैट इज T माइनस T2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस फॉर्मूला बन गया, वैल्यूज पुट कीजिए। और मास जो है वो क्योंकि किस में है, ग्राम में है, तो उसको, और जो स्पेसिफिक हीट्स जो है वो पर केजी में है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए मास भी आप केजी में ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू C1, 1000 से डिवाइड कर लिया ताकि मास हमको केजी में मिल जाए, इंटू C1 कितना है
4200 इंटू T1 देखिए सब कुछ दिया हुआ हमको, T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 माइनस फाइनल टेम्परेचर है 5, तो T है 5, यहाँ पे इक्वल टू मैंने गलती से लिख लिया, यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप, प्लस m कितना है यहाँ पे, m हमको दिया हुआ है मास ऑफ कॉपर वेसल, मास ऑफ कॉपर वेसल है 50 ग्राम, तो 50 अपॉन यहाँ पे भी 1000 कर लीजिए आप, इंटू जो C2 दिया हुआ है इसके लिए, C2 की वैल्यू है 400 इंटू डेल्टा टी, यानी कि इसके लिए भी हो जाएगा 30 माइनस 5 इज इक्वल टू M2, देखिए मास कितना है, M2 है हमारे पास, ये है आइस का मास, दैट इज गिवन, वो नहीं गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे M2 को दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो M2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू L, देखिए L कितना दिया हुआ हमारे पास, L है 336 इंटू 10⁻3, तो 336 इंटू 10⁻3 यानी कि 3 0 लगा देता हूँ, प्लस C1 कितना है 4200 इंटू डेल्टा टी, T माइनस T2, तो T कितना है फाइनल हमारे पास है 5 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 था 0, तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गया। और अब हमको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, M2 कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमको सिर्फ और सिर्फ M2 कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ हमको गिवन है, हमको सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है आगे चल के। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए जीरोस कैंसिल कर लीजिए, ये 30 माइनस 5 जो है ये 25 हो जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ इसको 25 हो जाएगा, और ये भी देखिए 25 हो जाएगा, करेक्ट। और अब हमको ये जीरोस देखिए, जीरोस तो कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 25 इंटू 42 इंटू 25, तो ये होना हमारे पास 26250, तो 26250 प्लस बाकी साथ में कितना आ रहा है यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कीजिए 25 इंटू 4 इंटू 5, तो ये आ रहा है हमारे पास 500, ये आ रहा है 500 इज इक्वल टू M2 इंटू देखिए 33600 प्लस 4200 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 4200 इंटू 5 होता है 21,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,57,000। नाउ तो M2 कितना आ जाएगा यहाँ से, M2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे तो दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होता है 26250 प्लस 500, तो ये हो रहा है हमारे पास 26750 डिवाइडेड बाय 35700, और दैट विल बी इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻³ kg, और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दैट इज 7.4 74 आ रहा है एक्चुअली, 74 इंटू 10⁻³ या फिर आप इसको कह सकते हो 74 ग्राम, तो आपका आंसर आ रहा है 74, एक्चुअली 74.9 आ रहा है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, दैट इज 74.9 ग्राम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, अ हॉट सॉलिड मास 60 ग्राम, तो हॉट सॉलिड है जिसका मास कितना है 60 ग्राम है, और उसको प्लेस किया गया 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल स्टडी टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको क्या पता करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, तो हमको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमको मास गिवन है m1 किसका है, सॉलिड का, तो सॉलिड का मास जो है m1 इज गिवन दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। दूसरी चीज हमको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, उसके अलावा प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मास जो है m2 इज इक्वल टू 150 ग्राम, करेक्ट। उसके बाद जो T2 है फाइनल इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का है वो भी गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है आपको दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और इतना ही नहीं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है दैट इज C। तो वाटर के लिए C2, क्योंकि 1 से मैंने हॉट सॉलिड को डिनोट किया, तो वाटर को मैं 2 से डिनोट करता हूं, तो C2 इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो हमको पता करना है C1 कितना होगा, तो वही करेंगे हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फेज चेंज तो हो नहीं रहा है, तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड कितना हो जाएगा, दैट इज m1 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी, T1 माइनस T इज इक्वल टू m2 इंटू C2 इंटू T माइनस T2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, वो 60 ग्राम दिया हुआ है तो
केजी में कन्वर्ट कर सकते हो आप चाहो तो 60/1000 इंटू C1 कितना है हमारे पास, नहीं पता है हमें, करेक्ट। T1 कितना है, T1 गिवन था दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस T कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 25, इज इक्वल टू M2, मास दिया हुआ है हमको किसका, वाटर का 150 ग्राम, इंटू C2 भी आपको दिया हुआ है 50 ग्राम है, 150 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 4200, इंटू T कितना है हमारे पास, T है फाइनल टेम्परेचर 25 माइनस इनिशियल जो था T2 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप चाहो तो जीरोस कैंसिल कर सकते हैं, तीनों जीरोस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जीरोस कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आप एक जीरो तो कैंसिल कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 75, तो 6 इंटू 75 जो होता है हमारे पास, ये आप चाहो तो दोनों तरफ से थाउजेंड्स को कैंसिल कर सकते हो और ये हो जाएगा 150 इंटू 4200, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 60 इंटू C1 इंटू 100 माइनस 25 75 होता है, तो 60 इंटू 75 ये हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 60 इंटू 75 C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैंने केवल 1000 को कैंसिल किया तो 150 इंटू 4200, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 4200 इंटू 25 माइनस 20 दैट इज 5। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1000 को कैंसिल कर लिया और अब हमको C1 की वैल्यू ही चाहिए यहाँ से, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 4200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है 60 इंटू 75, तो देखिए 150 75 टू ज़ 150 और यहाँ पे 5 इंटू 2 10, जीरो कैंसिल कर लीजिए 10 और 6 इंटू 7, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, ये आ रहा है 700, तो C1 इक्वल टू आ रहा है 700 जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो C1 की जो वैल्यू आ रही है दिस इज योर आंसर, वो आ रहा है 700 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द मास ऑफ वाटर यूज्ड। तो कितना वाटर हमारे पास रहा होगा, तो मास ऑफ वाटर हमको नहीं पता, तो मास ऑफ वाटर मान लेते हैं M1 जो कि हमको नहीं पता, लेकिन उसका टेम्परेचर पता है कि उसका टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री सेल्सियस था, तो M1 तो पता नहीं हमको, लेकिन T1 पता है। उसके बाद हमको मास ऑफ आइस पता है M2 कितना है, वो है 40 ग्राम। T2 ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस जो कि हमको गिवन है, और फाइनल टेम्परेचर भी हमको गिवन है कि फाइनल टेम्परेचर लास्ट में कितना हो जाता है सबका मिलके 10 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और साथ में क्या दिया हमें जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट दैट इज 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है कि मास कितना रहा होगा वाटर का। तो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि हीट लॉस्ट बाय वाटर, वाटर तो हीट लूज करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, और गेन कौन करेगा जिसका टेम्परेचर कम है यानी कि आइस, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस, करेक्ट। तो अब हीट लॉस कितना करेगा वाटर, वो होता है mc डेल्टा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 मास वाटर का m1 था इंटू c और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस टी इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। अब देखिए हीट आइस गेन करेगी तो दो हीट आइस गेन करेगी, एक तो लेटेंट हीट जब फेज चेंज होगा दैट इज ml, तो m2 इंटू एल, प्लस टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा आइस का क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब, और तब वो कितनी हीट गेन करेगा दैट इज m2 इंटू सी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा दैट इज t माइनस T2। और अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू हमको नहीं पता है तो m1 को m1 ही रहने देते हैं। c की वैल्यू क्या हमें पता है, जी हाँ वो हमको दी हुई है दैट इज 4200। T1 क्या हमें T1 पता है, T1 की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, माइनस T भी हमको दिया हुआ है फाइनल टेम्परेचर 10 हो जाता है, इज इक्वल टू M2 भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मास जो है वो 40 ग्राम है, 40 ग्राम को आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 40/1000 ये हो जाएगा, इंटू
L 336 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, प्लस M2 भी हमें दिया हुआ है 40/1000, उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम 4200 इंटू टेम्परेचर T कितना है 10 माइनस T2 है 0। तो यहाँ पे आप चाहो तो जीरो को कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी 10⁻³ से 1000 को कैंसिल कर लीजिए। तो 4200 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 4200 इंटू, क्योंकि 60 माइनस 10 50 होता है, तो दैट विल बी 210000। तो 4 जीरो आ रहे हैं, 2,10,000 M1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 इंटू 336, तो ये होता है 13,440 प्लस ये हो रहा है 4200 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ रहा है 1680। तो यहाँ पर M1 कितना आ रहा है हमारे पास, M1 इज इक्वल टू 13,440 प्लस 1680, ये हो रहा है 15,120 डिवाइडेड बाय 120000, तो दैट इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0.02072 kg, और आप इसको कह सकते हो 72 ग्राम। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है M1 दैट इज 72 ग्राम। तो वाटर कितना चाहिए हमको, 72 ग्राम वाटर चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.42 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कंटेन्स सम मास ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। अ मास जो मेटल पीस है ऑफ मास 20 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इनटू कैलोरीमीटर आफ्टर स्टिरिंग द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी 22 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड द मास ऑफ वाटर यूज्ड इन कैलोरीमेट्री। तो अगेन हमको मास ऑफ वाटर नहीं पता है, लेकिन मास ऑफ मेटल पीस पता है, उसको हम M1 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हायर वाले को हम जनरली M1 लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे M1 मेटल को ले लेता हूँ, तो उसका मास जो है मेटल का मास मैं M1 ले लेता हूँ, उसका कितना है 20 ग्राम। तो M1 ले लेता हूँ मैं 20 ग्राम। हायर टेम्परेचर T1 जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। M2 जो है मास ऑफ वाटर, वही नहीं पता है हमें। उसके अलावा और क्या है, T2 फाइनल इसका जो टेम्परेचर था वाटर का वो पता है, लेकिन वो है 20 डिग्री सेल्सियस। और जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास होता है वो भी हमको गिवन है, दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। अब उसके अलावा और क्या गिवन है हमको, उसके अलावा कुछ चीजें और गिवन है हमको। फाइंड द मास ऑफ वाटर हमको पता करना है, और क्या गिवन है हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल पीस, वो कितनी है 0.3। यहाँ पे मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसको हम C1 से डिनोट कर सकते हैं। तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इसको जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप ले लीजिए। उसके अलावा वाटर की भी दी हुई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर को मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ, तो C2 इज इक्वल टू कितना दिया हमें, C2 दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। और किसका दिया हुआ है हमको, वाटर का दिया नहीं, हम ले लेते हैं यहाँ पे। और साथ में क्या दिया हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 किसके लिए, यहाँ पे ये दिया हुआ कैलोरी मीटर के लिए, तो उसको C से डिनोट कर सकते हैं। मास भी दिया हुआ कैलोरी मीटर का, M है हमारे पास, कैलोरी मीटर का जो मास है वो 50 ग्राम है, तो उसको भी हम ले लेते हैं 50 ग्राम। और जो C दिया हुआ है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी मीटर की भी दी हुई है, दैट इज 0.42 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए वैल्यूज पुट कर ली हमने, और अब यहाँ पे सेम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे। तो ये क्या कहता है, दैट इज हीट लॉस्ट। हीट लूज कौन कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय, यहाँ पे मेटल पीस हीट लूज कर रहा है, तो इसका ध्यान रखेंगे, हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल टू, और हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन्ड बाय, कौन कौन लूज कर रहा है, वाटर, और साथ में और कौन गेन कर रहा है हीट, कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर दोनों हीट गेन कर रहे हैं। अब हीट लॉस्ट बाय मेटल कितना हो जाएगा, दैट इज MC डेल्टा T। तो M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T कितना हो जाएगा, दैट इज T1 माइनस T, दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। तो दैट इज यहाँ पे M2 इंटू C2 इंटू T माइनस T2, चेंज इन टेम्परेचर इसका यही होगा, प्लस कैलोरी मीटर कितनी हीट गेन कर रहा है, दैट इज
m इंटू सी इंटू टेम्परेचर भी इसका T माइनस T2। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं तो 20 ग्राम है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी जो दिया हुआ है वो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में ही दिया हुआ है, तो 0.3 हो जाएगा। T1 की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है, दैट इज 100 माइनस टी भी दिया हुआ हमको 22 इज इक्वल टू M2। M2 देखिए कितना है हमारे पास, नहीं दिया हुआ, यही तो पता करना है हमें, इंटू C2 कितना दिया हुआ है 4.2 इंटू 22 माइनस 20 प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर वो दिया हुआ है 50 इंटू सी दिया हुआ है दैट इज 0.42 इंटू 22 माइनस 20 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब वैल्यूज हम पुट करते हैं, अब मल्टीप्लाई ही करना है। तो 20 इंटू 0.3 इंटू 100 माइनस 22 होता है 78, ये होता है 78। तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 468 विल बी इक्वल टू M2 इंटू 4.2 इंटू 22 माइनस 20 जो होगा दैट इज 2। तो 4.2 इंटू 2 दैट इज 8.4 M2 प्लस साथ में क्या आ रहा है 50 इंटू 0.42 इंटू 20 माइनस 20 होता है 2, तो 50 इंटू 0.42 ये होता है आपका 21 इंटू 2, तो ये आ रहा है आपके पास 21 इंटू 2 होता है आपका 42, ये हो जाएगा 42। नाउ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो 8.4 m इज इक्वल टू 468 माइनस 42, ये हो जाएगा हमारे पास 426। और यहाँ से आप m की वैल्यू पता कर सकते हो, दैट इज 426 डिवाइडेड बाय 8.4, दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है 50.71 ग्राम, लगभग 50.71 ग्राम आपका फाइनल मास आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच हीट इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो हीट होता है, हीट इज इक्वल टू, तो देखिए वाटर है तो वाटर को पहले क्या करना है, पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। 20 डिग्री सेल्सियस पे था तो पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है और फिर उसके बाद फ्रीज भी करना है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, दैट इज MC डेल्टा T प्लस फ्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है दैट इज लेटेंट हीट, तो ml। तो यहाँ पे देखिए m कितना दिया हुआ है, मैं सीधा वैल्यू पुट कर लेता हूँ। m दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम इंटू c, देखिए c कितना दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो 4.2, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे था और 0 पे लेके आना है तो 20 माइनस 0 प्लस m 5 ग्राम ही है इंटू l 336। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनको, तो यहाँ से आपका आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। तो 5 इंटू 4.2 इंटू 20, तो 20 इंटू 5 जो होता है 100, तो हो जाएगा 100 420 प्लस 5 इंटू 336, तो 5 इंटू 336 होता है 1680। तो योर आंसर विल बी 2100 जूल। तो देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दो हीट का ध्यान रखना कि एक फेज चेंज करने के लिए और एक टेम्परेचर चेंज करने के लिए दो हीट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। 28 क्वेश्चन हमारे पास है, 50 ग्राम ऑफ मेटल पीस एट 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स 2400 जूल हीट एनर्जी सो एज टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है m कितना है 50 ग्राम, साथ में हमको क्या दिया हुआ है T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर T2, यहाँ पे T2 ज्यादा है तो डेल्टा T आप T2 माइनस T1 कर लोगे, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो 327 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे Q भी दिया हुआ हमको, Q कितना दिया हुआ है 2400। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 327 माइनस 27 यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो Q कितना दिया हुआ हमको 2400 इज इक्वल टू M कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप केजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो आप ग्राम में ही रहने दोगे, तो जो C की जो वैल्यू आएगी वो जूल
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है 300, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2400 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 300। तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए, तो 0 0 कैंसिल हो गए आपके, 24 और 3 से ये हो जाएगा 8 बाई 50, और आप चाहो तो और भी कैंसिल कर सकते हो इसको, तो ये हो जाना है, ये जो हो जाएगा हमारा 0.16 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 160,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये दोनों सेम है, करेक्ट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये आपका आंसर है और ये भी सेम चीज है, बस यहाँ पे मैंने जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में उसे कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, हीट एनर्जी सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ टू अ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 10 ग्राम आइस थे हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसको हमने कांस्टेंट रेट पे हीट सप्लाई की। अब कहा जा रहा है कि द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता करना है कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमको 2 मिनट्स लगते हैं, तो उसी वाटर को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या पुट कर लेते हैं, हमको मास दिया हुआ है, m इज इक्वल टू मास कितना दिया हमको, m दिया हुआ है 100 ग्राम, साथ में हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ टाइम, टाइम कितना लग रहा है, टाइम को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो टाइम कैपिटल टी वो है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड्स, तो इसको मैं 120 सेकंड्स लिख लेता हूँ। उसके अलावा और क्या दिया हमको, जो वाटर की हीट कैपेसिटी है दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है आइस की, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है 336, लेटेंट हीट क्या दी हुई है 336 जूल पर ग्राम। तो लेटेंट हीट भी हमको दोनों दी हुई है, करेक्ट, लेटेंट हीट भी दी हुई है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है। अब हमको क्या पता करना है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हीट जो है वो कांस्टेंट रेट से सप्लाई करी जा रही है, तो हमको ये पता करना है कि किस रेट से हीट सप्लाई की जा रही है। तो ध्यान रखिए, हीट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड, कौन कर रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड, आइस जो कर रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस टू कन्वर्ट किस चीज में होने के लिए, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी इसको, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं Q1 से। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज M इंटू एल, क्योंकि ये क्या होती है लेटेंट हीट होती है। तो Q1 इज इक्वल टू मास दिया हुआ आपको यहाँ पे 100 ग्राम इंटू एल, लेटेंट हीट दिया हुआ है 336 जूल, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 33600 33,600 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्योंकि इतनी जूल हीट की रिक्वायरमेंट हमारे पास हो रही है, तो रेट ऑफ हीट सप्लाइड, किस रेट से हीट सप्लाई हो रही होगी, रेट ऑफ हीट सप्लाइड, क्योंकि कांस्टेंट रेट से हो रही है तो रेट ऑफ हीट सप्लाइड किस रेट से हो रही है, तो दैट विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड, यहाँ पे Q1 डिनोट कर लेते हैं, Q1 अपॉन टाइम टेकन T1, तो दैट विल बी इक्वल टू Q1 कितना है, इसको T1 मान लेते हैं टाइम को, तो Q1 कितना है हमारे पास 33600 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना चाहिए हमको, वो है हमारे पास 120 सेकेंड्स, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड कर रहे हैं हम 3360 को, तो दैट इज इक्वल टू 280, तो 280 जूल पर सेकेंड आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 20 माइनस 0 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस डेल्टा है, और हीट की जो रिक्वायरमेंट होगी Q2 मान लेते हैं उसको, तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज MC, क्योंकि मास तो सेम है वही वाटर है, MC डेल्टा टी। अब हम ये वैल्यू पता कर लेते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ पे, तो
mc डेल्टा टी हमको यहाँ पे पता करना है कितना हो जाएगा। तो देखिए Q2 क्या है, Q2 है हमारे पास यहाँ पे m कितना है, देखिए m है हमारे पास 100 ग्राम इंटू c भी हमको दिया हुआ था दैट इज 4.2 इंटू डेल्टा टी ये भी दिया हुआ है हमारे पास 20। तो Q2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास Q2 इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू 20 ये आ रहा है हमारे पास 8400 जूल। Q2 आ गया। और अब हम सेम वही चीज यूज करेंगे कि रेट ऑफ हीट सप्लाइड, रेट ऑफ हीट किस रेट से हीट सप्लाइड हो रही है, रेट ऑफ हीट सप्लाइड। तो किस रेट से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो Q2 अपॉन यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कितना है T2। तो टाइम वही पता करना है। तो किस रेट से हीट सप्लाई हो रही है हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज 280 इज इक्वल टू Q2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 840 डिवाइडेड बाय टाइम T2। तो T2 इज इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए 840 नहीं 8400 है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अब T2 को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम कितना लगेगा हमको, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8400 डिवाइडेड बाय 280। आराम से आप इसको डिवाइड कीजिए। सो दैट इज 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स का हमको यहाँ पे टाइम चाहिए होगा उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में। तो आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस A इज 3.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस whereas स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B इज 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो A की जो है उसको हम CA से डिनोट कर सकते हैं। CA कितना दिया हुआ हमको 3.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ B CB से डिनोट कर सकते हैं उसको हम 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इन दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन है हीट का। तो द आंसर विल बी बी। अच्छा कंडक्टर कौन होगा, बी। अब आप कहोगे कैसे, तो देखिए अच्छा कंडक्टर वो होता है जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, वो खुद में ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए वो किससे हम चेक कर सकते हैं, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी जितनी कम होगी वो उतनी कम हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो यहाँ पे बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए बहुत कम है, तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा वही आपका अच्छा कंडक्टर होगा। तो आंसर विल बी बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हाउ इज वन लेड टू अबव कंक्लूजन। देखिए यही पूछा जा रहा है कि आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे। तो आंसर यही मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर होगा वो तभी कंडक्ट कर सकता है जब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी। जितनी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो उतनी कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और इसीलिए वो हीट को इजीली कंडक्ट कर लेगा, सब पास कर लेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इफ सब्सटेंस A एंड B आर लिक्विड्स, मान लेते हैं दोनों A और B क्या हैं, लिक्विड्स हैं, देन विच वन वुड बी मोर यूजफुल इन कार रेडिएटर्स। तो अगर दोनों के दोनों लिक्विड्स हैं तो आप किसको कार के रेडिएटर्स में यूज करना पसंद करोगे। तो ध्यान रखिए कार रेडिएटर में एज अ कूलेंट आप यूज करते हो किसी भी लिक्विड को, और एज अ कूलेंट आप उसी लिक्विड को यूज करोगे जो बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट दे। और बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट वो कब देगा, जब उसकी हीट को रिटेन करने की, हीट को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो दोनों में से किसकी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, A की ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सो वी विल यूज लिक्विड A। लिक्विड A को यूज किया जाएगा, नॉट लिक्विड B। क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो एक बहुत अच्छा कूलेंट होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।